सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हम मधु काकरिया द्वारा रचित साना साने हाथ जोड़ी पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें सिक्किम के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन इस पाठ में किया गया है। और हम पढ़ रहे थे कि जब लेखिका युमथांग से आगे चले जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उनकी कार सेवन सिस्टर वाटरफॉल के पास रुकती है और सभी सैलानी यानी घूमने वाले सभी लोग हिमालय की सुंदरता को, वहाँ की सुंदरता को अपने अपने कैमरों में कैद करने लगे हैं। और लेखिका भी एक राजकुमारी की तरह भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर उस झरने के संगीत की आत्मा को सुनने लगती है। और थोड़ी देर बाद बहती जलधारा में पांव डुबाया और तो भीतर से भीग गई है। मन काव्य में उठाया और सत्य और सौंदर्य को छूने लगा है। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। झरना किसका प्रतीक है? जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझसे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। देखिए कितना सुंदर है और लेखिका को कितना अच्छा लग रहा है कि मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैंने स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर, सरहद क्या होती है? सीमाएं होती है। दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। लेखिका का मन भी जैसे सरिताएं हैं, नदियां हैं, वो क्या है? देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं, तमोगुणी कुटिलताएं और दुष्ट वासनाएं यानी बुरी इच्छाएं इस निर्मल धारा में बह गई हैं। यानी लेखिका में जितने दुर्गुण थे, दुष्ट भावनाएं थी, बुरी भावनाएं थी, वो इस निर्मल धारा में बह गई हैं। कौन सी निर्मल धारा? झरना सेवन सिस्टर ऑफ फॉल की निर्मल धारा में बह गई हैं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसी ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। जितेन कौन है यहाँ? जितेन लेखिका का ड्राइवर कम गाइड है। अनमनी सी में बैठी थी, अनमनी मन न हो किसी चीज़ में। थोड़ी देर बाद फिर वही नज़ारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले थे। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरफ पथरीला। और देखते देखते परिदृश्य सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक ऐसी मोटी चादर, सब कुछ बादल में। यानी हिमालय की तरफ बादल बहुत होते हैं ऊंचाई पर, तो सारा परिदृश्य सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। चित्रकलासी में चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखें देखती जा रही थी। प्रकृति मुझे जैसे सियानी यानी समझदार बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। प्रकृति मुझे जैसे सियानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने लगी थी। यानी प्रकृति का सौंदर्य अद्भुत था। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, यानी धुंध हटने लगी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत धाराओं से आते छाया पहाड़ थे। थोड़ी देर बाद वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप से मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत यानी स्वर्ग बिखरी पड़ी थी, जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। कहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। क्या था? नज़रों के छोर तक खूबसूरती, यानी जहाँ तक देखो वहाँ तक खूबसूरती थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराने वाले पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध। सतत प्रवाहमान यानी हमेशा से बहते हुए झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल यानी बादल पल भर में दूसरी जगह बदल लेते। मंदिम यानी धीरे धीरे हवा के हिलोरे लेते। प्रियता और
रूडोड्रेंडो के फूल। कौन से फूल? रूडोड्रेंडो के फूल सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह के में बहते हुए चिरे वेते यानी चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह के में तिनका सा बहता हमारा वजूद यानी अस्तित्व है। यानी लेखिका का अस्तित्व है, यानी उसका व्यक्तित्व है, उसकी आत्मा, मन और हिमालय के इस अद्भुत सौंदर्य में खो गया था। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य है। पहली बार एहसास कब हुआ? जब लेखिका अपनी यात्रा पे गई थी। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्मक हो रहा था कि भीतर बाहर रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़े, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है। और ये प्रार्थना लेखिका ने कहाँ से सीखी थी? नेपाली युवती से सुबह की प्रार्थना में सीखी थी। तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी ठहरनी सा टूट गया। लेखिका देख इसके हिमालय के अद्भुत सौंदर्य से क्या महसूस करे? सौंदर्यता के उन क्षणों में मन इस बिखरे हुए सौंदर्य से इस कदर एकात्मक हो रहा था, इस सौंदर्य में घुल मिल गया था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। यानी सुंदरता में ईश्वर छाया हुआ था, समाया हुआ था। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों पे छूने लगी। कौन सी प्रार्थना? छाया छाया साना साना हाथ जोड़ी। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी। जैसे समाधिस्थ भाव से मैं नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नपुर अचानक टूट गए हूँ। आत्मलीन, आत्मा में लीन, नृत्यांगना, नाचने वाली, नुपुर, घुंघरू। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में, तंद्रिल अवस्था क्या होती है? थोड़ी सी मतलब खोई खोई सी नींद की अवस्था में निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी। जैसी समाधिस्थ भाव से नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। पहाड़ी औरतें क्या कर रही थी? पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े। उनके हाथों में क्या थे? फावड़े थे और हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर बंधे डोको यानी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। स्त्रियां क्या कर रही थी? कुछ के हाथ में कुदाल और वो थे हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर पीछे टोकरियां बंधी हुई थी और उनमें बच्चे भी थे। और वो क्या कर रही थी? पत्थरों को फोड़ रही थी पूरी ताकत के साथ। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत देने और जिंदा रहने की यह जंग। इतने सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत देने और जिंदा रहने की यह जंग मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ BRO यहाँ भी काम कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी। ये नॉर्थ ईस्ट है, पूरी एक ही कल्चर है यहाँ पे, एक ही संस्कृति है। तो BRO तवांग तक जाता है रास्ता हमारा भी, हम जब गुवाहाटी से आते हैं तब। तो यहाँ कौन काम कर रहा है? बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हो, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। यानी जो औरतें हैं अपनी पीठ पे टोकरियां बांध रखी हैं और बच्चों को बांध रखा है और पत्थर फोड़ रही है। तो लेखिका ने एक बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के एक व्यक्ति से पूछा कि ये क्या हो रहा है? तो उसने चुहलबाजी में यानी मजाक के अंदाज में क्या कहा कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, यानी हिमालय की तरफ जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा कर रही है, यानी औरतें चौड़ा कर रही हैं, बड़ा कर रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य हो गया है। मेरे मुंह से अकस्मात निकला, अकस्मात यानी अचानक निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहाड़ों पर दुस्साध्य यानी बहुत ही कठिन। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से बड़े जाले में उन्हें
लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। यानी बहुत गहरी खाइयाँ होती है, अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो आदमी उन खाइयों में चला जाता है। पहले तो रास्ते बनाने के लिए क्या किया जाता है, डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है और फिर बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उन्हें तोड़ मरोड़ कर छोटे आकार में बदला जाता है। फिर बड़े जाले में उन्हें एक लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल में प्रवेश। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। शेष पाठ को हम अगले क्लास में देखेंगे। नमस्कार।